आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जिनमें हम गहराई से उतारने वाले हैं। जी। ये प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकों के लिखे वो वृत्तांत हैं जिसमें भारत का जिक्र है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि प्राचीन पश्चिमी दुनिया भारत को कैसे देखती थी। उनकी नजर में ये कैसी जगह थी? हाँ, वो क्या जानते थे और क्या बस कल्पना कर रहे थे। और ये अपने आप में एक बहुत पेचीदा कहानी है, क्योंकि लिखने वाले भी अलग अलग तरह के लोग थे। कोई सैनिक था, कोई राजदूत, कोई भूगोल का जानकार, तो कोई इतिहासकार। अच्छा। कुछ लोग सच में यहाँ तक पहुंचे, जबकि ज्यादातर ने बस दूसरों से सुना और लिख दिया। तो सच और कल्पना का ये जो मेल है, वो भारत की एक बहुत ही अनोखी और कभी-कभी तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे हम एक धुंधली तस्वीर को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सदियों में जाके थोड़ी थोड़ी साफ हुई। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उन लेखकों से जो सिकंदर महान के भारत आने से भी पहले लिख रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो है स्काइलैक्स का। स्काइलैक्स? हाँ, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक यूनानी सैनिक था और स्रोत बताते हैं कि फारसी सम्राट डेरियस ने उसे एक खास काम सौंपा था। कम था सिंधु घाटी के इलाके की जासूसी करना। जासूसी मतलब भारत के बारे में पहला यूनानी विवरण, एक तरह की मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। एक तरह से, हाँ। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका नजरिया कितना सीमित था। स्काइलैक्स हो या उनके बाद आए हिकेटियस मिलिट्स, इन दोनों के लिए इंडिया का मतलब सिर्फ सिंधु नदी के आसपास का इलाका था। बस उतना ही। जी, उनकी दुनिया में भारत बस उतना ही था। इससे पता चलता है कि किसी नई जगह के बारे में जानकारी कैसे टुकड़ों में धीरे धीरे पहुंचती है, जैसे किसी पहेली के कुछ हिस्से ही हाथ लगे हों। और फिर आते हैं इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस। हाँ, हेरोडोटस। वो खुद कभी भारत नहीं आए, लेकिन उनकी किताब हिस्ट्रीज ने पश्चिम में भारत की छवि हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने दो बहुत बड़ी बातें कही। पहली कि दुनिया के ज्ञात राष्ट्रों में सबसे ज्यादा आबादी इंडिया की है, और दूसरी वो सोने वाली बात। हाँ, हेरोडोटस ने लिखा कि उत्तरी भारत फारसी साम्राज्य का 20वां प्रांत है और ये प्रांत इतना अमीर है कि हर साल 360 टैलेंट सोने की धूल टैक्स के रूप में चुकाता है। 360 टैलेंट। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जो टैक्स में सोना देती हो, ये कोई मामूली बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। यहीं से सोने की चिड़िया वाली कहानी की नींव पड़ रही है ना? सही बात है। हेरोडोटस असल में यूरोप के लोगों के मन में भारत की एक ऐसी छवि बना रहे हैं जो किसी खजाने की खोज जैसी है, एक ऐसी जमीन जो कल्पना से भी ज्यादा अमीर है। और एक बहुत जरूरी बात, स्रोत के मुताबिक हेरोडोटस ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस भूमि के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। ये वो पल था जब इस पूरे भूभाग को पश्चिम में एक नाम मिला, एक पहचान मिली। लेकिन यहाँ कहानियां और भी मसालेदार हो जाती है जब एंट्री होती है टेसियस की। अच्छा, टेसियस। ये साहब फारस की शाही दरबार में एक यूनानी डॉक्टर थे। ये भी कभी भारत नहीं आए, लेकिन इन्होंने उन यात्रियों से कहानियां सुनी जो पूर्व से घूम कर आते थे, और बस उन कहानियों के आधार पर भारत के बारे में एक पूरी किताब लिख डाली। और उनकी कहानियां वो किसी परिकथा से कम नहीं थीं। उन्होंने ऐसे कुत्तों के बारे में लिखा जो शेरों से लड़ सकते थे। शेरों से? हाँ, और ऐसे इंसानों के बारे में जिनके सिर कुत्तों जैसे थे, और ऐसी न जाने कितनी ही अजीबोगरीब बातें। स्रोत साफ कहते हैं कि उनकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए ये कहना मुश्किल है। मतलब एक तरफ हेरोडोटस हैं जो आबादी और टैक्स जैसे आंकड़े दे रहे हैं, और दूसरी तरफ टेसियस हैं जो फैंटास्टिकल कहानियां सुना रहे हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत से ही हमें दो तरह की धाराएं दिखती हैं, एक जो तथ्यों पर आधारित है और दूसरी जो पूरी तरह कल्पना पर। लेकिन फिर इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है। सिकंदर का आक्रमण। हाँ, ये वो दौर था जब सुनी सुनाई बातों की जगह आंखों देखी हकीकत ने ले ली। सिकंदर सिर्फ सैनिक लेकर नहीं आया था, उसके साथ इतिहासकारों, भूगोलवेत्ताओं और लेखकों की एक पूरी टीम थी। सिकंदर के साथ इतने सारे लेखक क्यों थे? क्या ये एक सैन्य अभियान के साथ साथ एक तरह का अकादमिक मिशन भी था, जैसे वो सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि ज्ञान भी जीतना चाहता हो? बिल्कुल। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। उसकी जिज्ञासा सिर्फ विजय तक सीमित नहीं थी, वो दुनिया को समझना और उसे दर्ज करना चाहता था। अच्छा। इसीलिए उसके साथ आए लोगों में सबसे अहम नाम है नियोर्किस का। वो सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था और बचपन का दोस्त भी। उनको क्या काम सौंपा गया था?
उन्हें सिंधु नदी से लेकर फारस की खाड़ी तक के समुद्री रास्ते का पता लगाने का जिम्मा सौंपा गया था। एक बेहद खतरनाक सफर। मैं सोच सकता हूँ। बहुत ज्यादा। उनके मूल लेख तो अब मौजूद नहीं है, लेकिन बाद के लेखकों जैसे स्ट्रैबो और एरियन ने उनकी किताब से काफी कुछ लिया है। न्यूयॉर्किस के लेखों से ही यूरोप को पहली बार भारत के तटीय इलाकों और वहां के लोगों के बारे में आंखों देखी जानकारी मिली। और जहाजी बेड़े में सिर्फ एडमिरल ही नहीं लिख रहा था, उनके साथ थे आनेसिक्रिटिस। जहाजी बेड़े के पायलट। हाँ, पायलट। उन्होंने भी भारत के बारे में एक किताब लिखी। ऐसा लगता है जैसे उस जहाज पर हर कोई डायरी लिख रहा था। सही कहा। और फिर एक और नाम है अरिस्टोबुल्स। वो एक इंजीनियर और भूगोलवेत्ता थे। तो ये तीनों, न्यार्कस, एनेसिक्रिटिस और अरिस्टोबुल्स, हमें भारत की पहली ठोस जमीनी हकीकत बताते हैं। हाँ, ये सच है कि उनका नजरिया एक हमलावर सेना का था, लेकिन ये सुनी सुनाई बातों से तो मीलों बेहतर था। बिल्कुल, उन्होंने जो देखा वो लिखा। तो कल्पना की धुंध छटने लगती है। लेकिन सिकंदर तो ज्यादा दिन रुका नहीं, वो वापस चला गया। उसके जाने के बाद तस्वीर कैसे बदलती है? लड़ाई खत्म और डिप्लोमेसी का दौर। जी, अब तलवार की जगह राजदूत ले लेते हैं। और यहीं पर उस दौर के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण नाम की एंट्री होती है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, ये नाम तो इतिहास की किताबों में खूब पढ़ा है। और उसकी वजह भी है। मेगास्थनीज कोई सैनिक या यात्री नहीं था। वो यूनानी शासक स्यूलुकस का राजदूत था, जिसे भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और वो कोई 2-4 दिन के लिए नहीं आया था, है ना? नहीं, वो पाटलिपुत्र में, यानी आज के पटना में पूरे 6 साल रहा। 302 ईसा पूर्व से 296 ईसा पूर्व तक। 6 साल, ये एक लंबा समय है। मतलब वो सिर्फ शाही दरबार की चकाचौंध नहीं देख रहा था, बल्कि वो समाज को करीब से समझने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। उसने जो कुछ भी देखा उसे अपनी किताब इंडिका में लिखा। दुर्भाग्य से इंडिका की मूल कॉपी आज हमारे पास नहीं है, लेकिन वो किताब इतनी प्रभावशाली थी कि उसके बाद आने वाले लगभग हर बड़े यूनानी और रोमन लेखक ने उसका जिक्र किया है, उसे बातें उधार ली हैं। तो एक तरह से ये फाउंडेशनल टेक्स्ट बन गया। हाँ, श्रोप तो यहाँ तक कहते हैं कि इंडिका वो पहली प्रमाणिक किताब थी जिसके जरिए यूरोप ने भारत को जाना। तो क्या खास था इंडिका में? उसने ऐसी क्या बातें लिखी जो पहले किसी ने नहीं लिखी थी? उसने हर चीज के बारे में लिखा। पाटलिपुत्र शहर की बनावट कैसी है, उसके चारों ओर लकड़ी की दीवार कैसे बनी है, मौर्य साम्राज्य की सेना का प्रबंधन कैसे होता है, समाज कितने वर्गों में बटा है। अच्छा, समाज के बारे में भी लिखा? हाँ, यहाँ कौन से पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। वो एक तरह से प्राचीन भारत का विश्वकोश लिख रहा था। और उन्हें भारतीय इतिहास में जिक्र किया गया पहला विदेशी राजदूत भी माना जाता है। क्या कोई ऐसी बात थी जो एक यूनानी के लिए एकदम नई या अजीब रही होगी? निश्चित रूप से, जैसे कि भारत की वर्ण व्यवस्था। हालांकि यूनान में भी सामाजिक वर्ग थे, लेकिन जन्म पर आधारित इतनी कठोर व्यवस्था उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। तो उन्होंने इसे कैसे समझा? मेगास्थनीज ने उसे अपने यूनानी नजरिए से समझने की कोशिश की और भारतीय वर्गों की तुलना मिस्र के सामाजिक वर्गों से की। इससे पता चलता है कि वो एक बिल्कुल अलग सामाजिक ढांचे को अपने जाने पहचाने सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा था। और इंडिका के बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। हाँ, एक परंपरा बन गई। मेगास्थनीज के बाद डायोमिकस नाम का एक और राजदूत चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। फिर मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय ने डायोनिसिस नाम के राजदूत को उसी दरबार में भेजा। तो अब जानकारी इकट्ठा करना एक आम बात हो गई। जी। इसी दौर में एक और लेखक आते हैं, स्ट्रैबो, जो एक इतिहासकार और भूगोलवेत्ता दोनों थे। उनकी किताब ज्योग्राफिया को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात का जिक्र किया है। हाँ, वो सेल्यूकस और सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए वैवाहिक संबंध का जिक्र करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जो वो बताते हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों के बारे में। 1 मिनट रुकिए, महिला अंगरक्षक? पहली सदी के एक यूनानी के लिए सुनना कितना अजीब रहा होगा। अजीब ही नहीं, शायद अविश्वसनीय भी। क्या वो इसके बारे में और कुछ बताते हैं कि वे कैसे लड़ती थीं या समाज में उनका क्या स्थान था? वो बहुत ज्यादा विस्तार में तो नहीं जाते, लेकिन सिर्फ इस बात का जिक्र करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये उस तरह का छोटा सा यादगार विवरण है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। सही बात है। ये दिखाता है कि मौर्यकालीन भारत में महिलाओं की भूमिका शायद
उतनी सीमित नहीं थी जितनी हम कल्पना करते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह एक और लेखक प्लूटार्क तो ये भी दावा करते हैं कि अपनी युवावस्था में चंद्रगुप्त की मुलाकात खुद सिकंदर से हुई थी। कमाल है। ये छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग सभ्यताओं के बड़े बड़े किरदारों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो अब तक हमने जासूसी, लड़ाई और कूटनीति के नजरिए से भारत को देखा, लेकिन एक और नजरिया था व्यापार का। और यहाँ हमारे पास एक बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी, यानी लाल सागर की यात्रा। ये किसने लिखा था? यही तो बात है। इसे लगभग 80 ईस्वी में एक गुमनाम यूनानी लेखक ने लिखा था, और ये कोई इतिहास या कहानी की किताब नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में उस जमाने के समुद्री व्यापारियों के लिए एक गाइड बुक है। गाइड बुक मतलब एक तरह की लोनली प्लैनेट गाइड? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें भारतीय तटों के बारे में, यहाँ के बंदरगाहों के बारे में और पहली सदी में रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले व्यापार के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। कहाँ लंगर डालना है, किस बंदरगाह पर क्या सामान मिलता है, कहाँ से क्या खरीदना और बेचना फायदेमंद है। मतलब ये नजरिया शाही दरबारों और लड़ाइयों से हटकर सीधा बाजार पर आ जाता है। यह हमें आर्थिक रिश्तों की कहानी बताता है। बिल्कुल। इसका लेखक कोई विद्वान नहीं, बल्कि एक नाविक या व्यापारी था जिसने खुद इन रास्तों पर सफर किया था। ये किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज है। और यहीं से हम यूनानियों से रोमनों की तरफ आते हैं। हमारे पास प्लिनी जैसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी किताब नेचुरलिस हिस्टोरिया में भारत के जानवरों, पेड़-पौधों और खनिजों के बारे में लिखा है। और साथ ही उन्होंने रोम के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों पर भी काफी कुछ लिखा। तो यूनानियों के बाद जब रोमन आए, क्या उनका नजरिया अलग था? क्या वे भारत को सिर्फ एक व्यापारिक भागीदार के रूप में देखते थे? जस्टिन, जो दूसरी सदी में लिख रहे थे, वो हमें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो किसी भी भारतीय को गर्व से भर देगी। अच्छा, वो क्या है? जस्टिन लिखते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के बाद क्या हुआ। वो लिखते हैं कि कैसे भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और यूनानी गवर्नरों की हत्या कर दी। वाह! और फिर वो इस आजादी की लड़ाई के हीरो का नाम बताते हैं, सैंड्रोकोट्स। यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो अविश्वसनीय है। एक रोमन इतिहासकार जो सदियों बाद लिख रहा है, वो भारत के प्रतिरोध और स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बता रहा है। ठीक यही बात। वो इसे एक विदेशी आक्रमणकारी से अपनी मातृभूमि को आजाद कराने की कहानी के रूप में देख रहा है। तो ये दिखाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कारनामा कितना बड़ा था कि उसकी गूंज सदियों बाद रोम तक में सुनाई दे रही थी। बिल्कुल, ये किसी राजदूत की रिपोर्ट नहीं है। ये एक राष्ट्र के उदय की कहानी है जो एक विदेशी के मुंह से सुनाई जा रही है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने जासूसी रिपोर्ट से शुरुआत की, फिर योद्धाओं के अनुभव देखे, राजदूतों के विस्तृत विवरण पढ़े और अंत में व्यापारियों की गाइड बुक तक पहुंचे। ये अपने आप में एक कहानी है कि कैसे एक सभ्यता ने धीरे धीरे टुकड़ों में दूसरी सभ्यता को जाना। यहाँ जो बात सच में आकर्षक है, वो ये देखना है कि भारत की छवि कैसे विकसित होती है। हाँ, शुरुआत में ये दुनिया के किसी कोने में बसी एक आधी अधूरी रहस्यमयी भूमि है। फारस का एक अमीर प्रांत है जो टैक्स में सोना देता है। फिर सिकंदर के आक्रमण से ये महान राजाओं और शक्तिशाली सेनाओं वाला एक वास्तविक ठोस देश बन जाता है। और अंत में कूटनीति और व्यापार के जरिए ये एक जटिल समाज, गहरी राजनीति और बेहिसाब दौलत वाली एक परिष्कृत सभ्यता के रूप में सामने आता है। ये सुनी सुनाई बातों से आंखों देखी हकीकत तक का सफर है, कल्पना से तथ्य की ओर एक लंबी यात्रा। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हाँ, और वो सवाल ये है कि ये सारे विवरण, चाहे वो मेगास्थनीज के ही क्यों ना हो, है तो एक बाहरी व्यक्ति के ही नजरिए से। वे भारत को एक यूनानी या रोमन चश्मे से देख रहे हैं, अपनी समझ और अपने पूर्वाग्रहों के साथ। जी, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। उसी दौर में एक भारतीय नजरिए से इन मुलाकातों की कहानी क्या रही होगी, और उस कहानी के कितने हिस्से हैं जो शायद समय के साथ हमेशा के लिए खो गए हैं।